देखो जैव विविधता कल बता दिए थे क्या होता है, एक बार फिर से देख लेते हैं। जैव विविधता क्या है? इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले जीवों और वनस्पतियों की संख्या को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, इसे प्रति इकाई क्षेत्र में मापा जाता है। इसका मात्रक होता है इसका जो मतलब शुष्क बायोमास में इसको नापा जाता है, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कक्षा 10 में जितना है उतना ही पढ़ेंगे। नहीं तो जैव विविधता से संबंधित बहुत सारे कानून भी हैं, वो नहीं पढ़ना है, चूँकि हमारे किताब में जो नहीं दिया वो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैव विविधता की परिभाषा हो गई, मतलब ये जैव विविधता क्या होता है। ठीक है, अब जैव विविधता से हम पढ़ेंगे कि लाभ क्या है। ठीक, अब जैव विविधता का जैसे लिखना, तुम लोगों को प्रश्न लिखना सिखाए हैं ना, क्या लिखते हैं? पहले कोई भी प्रश्न पूछेगा क्या है, फिर उसका कारण क्यों है, फिर प्रभाव, लाभ हानि आएगा ना इसमें, तो लाभ हानि हो जाएगा। तो यही 2-3 चीज़ें कम से कम होनी चाहिए, हर प्रश्न में आएगा। तो जैव विविधता का कारण क्या हो सकता है? कारण अगर हम देखेंगे तो जिन क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी और अधिक ताप होगा, यानी धूप पर्याप्त मात्रा में हो और वर्षा पर्याप्त मात्रा में हो, अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो जैव विविधता अधिक होगी। अगर तापमान कम है या वर्षा नहीं हो रही है तो जैव विविधता कम होगी। जैसे कारण अब देखो, इसकी वजह से क्या होगा, एक होगा तुम्हारा मरुस्थल। मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वर्षा कम होती है, तापमान से कोई लेना देना नहीं है मरुस्थल को। मरुस्थल का संबंध वर्षा से होता है, जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी उसको मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, अगर वहाँ तापमान अधिक है तो उसे बोलेंगे उष्ण मरुस्थल, और अगर तापमान कम है तो उसे बोलेंगे शीत मरुस्थल। जैसे भारत में एक थार मरुस्थल है, वह उष्ण मरुस्थल है, और एक लद्दाख में मरुस्थल है, वह शीत मरुस्थल है। कारण क्या है मरुस्थल होने का? वर्षा, न कि ताप। ये मत समझना कहीं हम बोले मरुस्थल तो मरुस्थल माने बड़ी गर्मी। गर्मी भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, लेकिन वर्षा की कमी हमेशा रहेगी, जल की कमी हमेशा रहेगी। समझ में आया? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, या इसी को हम कह सकते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में। देखो ध्रुवीय क्षेत्रों में, यहाँ पे देखो ध्रुवीय क्षेत्रों में क्या है, तापमान में कमी है कि नहीं बताए हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे कम तापमान होता है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अभी बताए जल की कमी है। तो इन दोनों क्षेत्रों में, जो दोनों क्षेत्र हैं, यहाँ पर जैव विविधता बहुत कम होगी। ठीक है, और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इक्वेटर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या होगा, सबसे अधिक गर्मी होगी और सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा जैव विविधता इसी क्षेत्र में पाई जाएगी, विषुवत रेखा के आसपास। समझ में आया? ठीक है, तो एक कारण हो गया कि जैव विविधता का कारण क्या है, ताप और वर्षा की अधिकता जहाँ होगी वहाँ अधिक होगा, और जहाँ कमी होगी वह कम होगा। अब देखो जैव विविधता का प्रभाव देखते हैं। तो प्रभाव में पहले हम देखते हैं कि इसका लाभ क्या है। हानि इसमें देखना ही नहीं है, प्रभाव या लाभ। तो लाभ क्या है? देखो जैव विविधता जहाँ अधिक रहेगी जिन क्षेत्रों में, वहाँ जंगल, पशु पक्षी की विविधता रहेगी। तो जंगलों से हमें विभिन्न प्रकार के पत्ते मिल जाते हैं, फल फूल मिल जाते हैं, कंदमूल मिल जाते हैं। तो ये सब हमको जो है भोजन के रूप में, क्या एक लाभ हो गया, भोजन। अब देखो पत्ते जो होते हैं वो पत्ते बेचे जाते हैं, पत्तों से बेच के कुछ आमदनी की जाती है। जैसे पत्तल में खाना खाई हो ना, वो पत्तों से बनता था, अब तो कागज़ वाला आता है, पहले पत्तों से बनता था। या फिर कहीं पे गए चाट फुल्की खाएं तो पत्ते में रहता है। ठीक है, पत्ते का दोना देखे ना, तो वह पत्ते ला रहे हैं तो उससे आय का स्रोत है कि नहीं। एक तो खुद ले आएंगे वो अपने भोजन के लिए, और दूसरा कुछ बेच के कमाने के लिए। इसके अतिरिक्त क्या है, कुछ छाल मिलते हैं। ये छाल जैसे क्या होता है, दवा के काम में आता है। जैसे मलेरिया एक बीमारी है तो कुनैन की दवा उसके बनती है, एक छाल होता है पेड़ का, उससे बनता है। ठीक है, ऐसे ही मच्छर मारने की दवा होती है, वो भी एक वृक्ष के छाल से बनता है। हो गया। और क्या हो गया, मान लो कहीं दूध निकल रहा है तो रबड़ भी मिल जाएगा कि नहीं। अमेजन का जंगल जहाँ सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है भूमध्य रेखा पे, वहाँ प्राकृतिक रूप से रबड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, उसमें से प्राकृतिक रबड़ प्राप्त किया जाता है। ठीक,
तो ये क्या हो गया, कई सारे लाभ हो गए, भोजन का हो गया, आय का हो गया, और ये छाल जो लिखा है इसको समझ लो दवाएं, ठीक है। और भी कुछ लाभ होंगे तो उसको देख लेना है, बस एक लाइन में लिख लेना कि इससे ये लाभ हो सकता है, ठीक है। अब देखो जैव विविधता ह्रास के कारण, ह्रास क्यों हो रहा है जैव विविधता में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यही जो है पूछेगा जैव विविधता क्या होती है और जैव विविधता ह्रास के कारण। लाभ पूछने के उम्मीद कम है कि जैव विविधता से हमें क्या लाभ है, यह प्रश्न नहीं बनेगा, ज़्यादा उम्मीद नहीं है, ठीक है। उम्मीद क्या है कि प्रश्न बनेगा जैव विविधता क्या होती है, इसके ह्रास के कारण तथा बचाने के उपाय, ठीक। तो ह्रास के कारण क्या है, 4-5 कारण दिए हैं, नोट्स में लिखा है। पहला कारण क्या है, आवासों का विनाश। किसके आवासों का, पशुओं के आवासों का, वन्य जीवों के आवासों का विनाश, ठीक है। अब विनाश कैसे हो रहा है, देखो हम जंगलों को काटते जा रहे हैं, जिन क्षेत्रों में जंगलों में वह रहते हैं वहाँ पे अब उनका आवास ख़त्म हो गया। अब जब आवास ख़त्म हो गया तो रहने को नहीं मिलेगा, तो वह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनका विनाश हो रहा है, ठीक है। मतलब जीव भी घटते जा रहे हैं आवासों के विनाश के कारण, ठीक। दूसरा कारण क्या है, आखेटन जिसको बोलते हैं, सीधे लिखे आखेटन, आबलिक शिकार बोल लिख देते हैं। अब देखो बहुत सारे पशु ऐसे हैं जिनको मार मार के एकदम विलुप्त कर दिया गया। कल बताया गया था ना, एक कौन सा, एक डोडो पक्षी है, उसको मारा गया खाने के लिए। चीता है, चीता को क्यों मारा गया, उसको मार मार के उसका खाल के निकाल के उसमें भूसा भर देते थे और उसको इसे रखे रहते थे घर पे कि मतलब हम चीते का शिकार किए हैं, ठीक है। और उसका खाल आज के डेट में भी बहुत महंगा मिलता है। जो लेदर जैकेट पहनते हैं किसी न किसी के चमड़े का होगा तभी ना लेदर जैकेट है, या बेल्ट है तो किसी न किसी जानवर के चमड़े का ही तो होगा। तो अब मतलब उसके चमड़े के लिए जो है बाघ का शिकार, चीते का शिकार होता गया और इससे इसकी संख्या बहुत तेज़ी से घटी, ठीक है। और भोजन के लिए भी शिकार होता है तो उसकी वजह से संख्या घटती है। तो यानी कि शिकार की वजह से जैव विविधता ह्रास हो रहा है। तीसरा होगा प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है, जो विषैली गैसें निकल रही हैं या जीव जंतु निकल रहे हैं। अर्चना है जी, कोई नहीं है। प्रदूषण सबके घर वाले कहाँ बुलाने आ रहे जी आज। प्रदूषण क्या होता है, मानवीय गतिविधियों के कारण वायुमंडल में जो तत्व उपस्थित है उनकी जगह पे कुछ ऐसे हानिकारक तत्वों को पहुंचा देना जिसका पर्यावरण पर नुकसान होता है, उसी को प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, एक निश्चित मात्रा में विद्यमान है, लेकिन हम कुछ ऐसी चीज़ों को जलाएंगे जो फॉसिल फ्यूल है, मतलब जीवाश्म ईंधन है, उसकी वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जब वर्षा होनी चाहिए तब नहीं हो रही है, जब नहीं होना चाहिए तब हो रही है। जैसे धान बोते समय ज़रूरत है वर्षा होने की तो वर्षा नहीं हो रही है, और जब धान काटने के समय ज़रूरत है वर्षा ना हो तो वर्षा हो जा रही है। 2-3 साल से ही हो रहा है ना। तो प्रदूषण की वजह से जलवायु परिवर्तन भी होगा, इस कारण से भी हो सकता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है। ये प्राकृतिक कारण है लेकिन इसका जिम्मेदार मनुष्य है, ठीक है। तो प्रदूषण की वजह से बहुत सा, अब देखो फैक्ट्रियों का गंदा पानी अगर किसी नदी में जाएगा तो उसमें जो जैव विविधता है, मछलियाँ हैं, केकड़े हैं, तो मर जाएंगे कि नहीं। और जैसे कल बताए थे गंगा की डॉल्फिन है, उसको भी कोई प्रदूषित, बहुत ज़्यादा नदी को प्रदूषित कर दोगे तो कहाँ बचेंगे वो सब, ठीक है। तो प्रदूषण के कारण हो गया। चौथा क्या है, हाँ, बाहरी प्रजातियों का आगमन। इसको देख लो कैसे होता है, बाहरी प्रजातियों का आगमन। अब देखो, अब कोई बाहरी प्रजाति जब आती है, ध्यान से सुनो, बाहरी प्रजाति क्या होती है, जो मान लो किसी क्षेत्र में पहले से नहीं पाई जा रही है लेकिन हम बाहर से किसी कारण से उसको ले आए। जैसे अमेरिका में इस समय अजगरों की समस्या बहुत ज़्यादा है। अजगर वास्तव में एशिया में पाए जाते थे, लेकिन हुआ क्या कि वहाँ पे एक समय आया 70 और 60, 70, 80 के दशक में अजगरों को लेकर वहाँ पे कई सारे करतब दिखाए जाते थे, गले में लपेट के, नहीं देखते हो।
तो वहाँ पे अचानक से 1990 के दशक में बैन लग गया कि जानवरों को लेके आप नहीं कोई करतब दिखा सकते। तो जिनके पास था या तो मार डाले या तो कहीं जंगल में छोड़ आए। तो बहुत सारे लोग उसको जंगल में छोड़ आए। अब जंगल में जब छोड़ आए तो उनकी संख्या इतनी तेज़ी से बढ़ी कि आज की डेट में वो दूसरे जीवों को बचने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब और भी सारे जीव जैसे गिलहरी उलहरी होती थी उनको खा जा रहे हैं। अब उनको मारने के लिए आदमी लगाना पड़ा। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये था कि हम ध्यान ही नहीं दिए। जैसे अजगर जिन क्षेत्रों में वास्तव में पाए जाते हैं, जैसे भारत का क्षेत्र है, दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, तो अजगरों के साथ कई सारे लोमड़ी उमड़ी भी पाई जाती है, सियार पाए जाते हैं। तो अजगर अंडा दिया तो कहीं कहीं पूरा अंडा खा गए, तो अजगरों की संख्या घट गई कि नहीं? कुछ अजगर हुए अभी बच्चे थे तो उनको मार के खा गए। अब वहाँ ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो उसको मार के खाए, तो उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और यहाँ मतलब जंगलों में उनके लिए शिकार कम है, वहाँ हो सकता है उनके लिए शिकार बहुत ज़्यादा हो, तो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे पौधों में भी हो सकता है, जैसे जलकुंभी है, ये बाहर से आई और यहाँ पे फैल जाती है, चाहे जहाँ पानी कुछ दिन रुका है बस जलकुंभी हो गई, ठीक है, और आसपास के जो वनस्पतियाँ उनको ख़त्म कर देती है, ठीक। इसी तरह एक उदाहरण है, जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक खरगोश पाया जाता था। खरगोश सामान्य रूप से वहाँ पाए जाते थे और देखने में अच्छे लगते भी हैं खरगोश। तो खरगोश को जो है न्यूजीलैंड में ले गया। न्यूजीलैंड एकदम ब्रिटेन जैसी जलवायु थी, वहाँ ले जाया गया कि खरगोश यहाँ बढ़िया घास है, रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, कुछ शिकार करके खाएंगे भी। लेकिन एक खरगोश हर 3-3 महीने में बच्चा देता है, और एक बार बच्चा देगा तो 12-12 की संख्या में। तो उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि वो एकदम घास पूरा खा खा के ख़त्म कर दे रहे हैं, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो देखा गया ऐसा क्यों हो रहा है? तो ब्रिटेन में जहाँ प्राकृतिक रूप से वो खरगोश पाया जाता था, वहाँ एक लोमड़ी पाई जाती थी। तो वह लोमड़ी उस खरगोशों को मार मार के खाती भी थी, तो उसमें कुछ संख्या को नियंत्रित कर रखा था। अब यहाँ चूँकि नहीं कोई नियंत्रित करने वाला है, तो यहाँ इनकी संख्या तेज़ी से बढ़ी। तो बाद में फिर उस लोमड़ी को भी लाना पड़ा, ठीक है। तो बाहरी प्रजाति कहीं जाके बहुत ज़्यादा सक्सेस हो जाती है, इतना ज़्यादा कि वहाँ के लोगों को, मतलब वहाँ की जो जनजाति है वो जैव विविधता उसको समाप्त करके अपने आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। 2 उदाहरण दिए हैं, ध्यान में रखना, कहीं भी आएगा तो लिख सकते हैं, छोटा सा बना के उसको लिखना, बहुत विस्तार से नहीं, ये तो हम समझाने के लिए विस्तार कर दिए, ठीक है। अब देखो 5वां क्या है? दावानल। दावानल क्या होता है? ये दावानल इसलिए लिख दिए है ताकि उसका अर्थ भी समझ लेना। जो जंगल की आग होती है उसको दावानल बोलते हैं। अब जंगल में आग लगेगी तो बहुत सारे वनस्पतियाँ एक साथ जल जाएंगी कि नहीं? और हाल के दिनों में देखो, ऐसा नहीं है कि जंगल में आग पहले नहीं लगती थी, पहले भी प्राकृतिक रूप से जब मनुष्य नहीं रहा हुआ तब से जंगल में आग लग रही है। और जंगल में जब आग लगती है तो प्राकृतिक रूप से ज़रूरी है, कई सारे घास फूस जल जाते हैं तो दूसरी वनस्पतियों को आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अब जो है जंगलों के आग लगने की संख्या या दावानल की संख्या बढ़ गई है, मानवीय कारणों से भी बढ़ गई है। कई जगह जंगलों में जानबूझ के आग लगाया जाता है ताकि खेती की भूमि तैयार की जा सके। जैसा ब्राज़ील में बहुत घने घने वन हैं, तो वहाँ काटना संभव नहीं है तो आग लगा दो, जल जाएगा तो खेती की भूमि तैयार होगी। तो ये 5 कारण हैं जो जिनकी वजह से जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। एक बार शार्ट में देख लेते हैं, याद हो जाना चाहिए, यही ध्यान रखना। पहला बताया आवासों का विनाश। आवासों का विनाश मतलब पशु जो वन्य जीव रह रहे हैं उनके आवास तोड़े जा रहे हैं, समाप्त किए जा रहे हैं, मनुष्य अपना आवास बढ़ा रहा है, ठीक है, जिस कारण से उनकी संख्या में गिरावट दिख रही है, जो जैव विविधता ह्रास का एक कारण हो गया। दूसरा हो गया आखेटन या शिकार। शिकार करने के कारण बहुत सारे जीव विलुप्त हो चुके हैं, जैसे चीता, डोडो पक्षी हो गया। अब देखो प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, बहुत सारे, जैसे एक तो नदी प्रदूषण हो रहा है, जल प्रदूषण, उसकी वजह से जल में जैव विविधता घट रही है, और जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है इन्हीं प्रदूषण के कारण, जिस कारण से उसका भी नकारात्मक प्रभाव जैव विविधता पर पड़ रहा है। बाहरी प्रजातियों का आगमन बताए हैं, कभी कभी किसी क्षेत्र में कोई बाहरी प्रजाति आती है तो वहाँ आसपास के प्रजातियों को पीछे छोड़कर अपना प्रसार तेज़ी से करती है, जिससे आसपास की प्रजातियों का ह्रास होता है। अब देखो दावानल क्या होता है? जंगल की आग। तो जंगल में आग लगने के कारण बहुत तेज़ी से जैव विविधता ह्रास होती है, और वर्तमान समय में मानवीय कारणों से
दावानल की संख्या बढ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया जैव विविधता ह्रास के कारण। अब इसको रोकने के उपाय क्या हैं? तो रोकने के लिए कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। बनाए तो बहुत गए हैं, लेकिन जितना पढ़ना है केवल उतना ही 3-4 देख लेते हैं, उसी में से प्रश्न आएगा। ठीक है, कभी विस्तार से पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको छोड़ दे रहे, साथ में लिख लेना, अभी समय देंगे। ये आया था 1972 में। एक है वन संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। और एक आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ये आया था 1986 में। 3 का याद रख लेना, 1 नंबर में प्रश्न आ सकता है। एक और इसी में जोड़ लेते हैं, बाघों के बचाने के लिए बाघ परियोजना। बाघ परियोजना आई थी 1973 में। कौन 52 बोल रहा है जी? ठीक है, ये 4 चीज़ों में से प्रश्न बन सकता है, 1 नंबर वाला, और बाकी बड़ा प्रश्न बनेगा तो जैव विविधता ह्रास के कारण ये है। ठीक, चलो।